कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे सीडीपी की प्रैक्टिस सेट करेंगे आज हम लोग। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर 500 क्वेश्चन जो सेलेक्ट किए हैं, जो इस बार आपको सीटेट में 100% आपकी सीटेट वाली नैया पास कराएगी। 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर के एग्जाम से में आए हैं टॉपिक वाइज। यहाँ पर आप देखेंगे क्वेश्चन ऐसे यहाँ पर क्वेश्चनों को ली गई है। हम ऐसे क्वेश्चनों को यहाँ पर इंक्लूड किए हैं ताकि जो पिछले क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले एग्जाम्स में सीटेट के, और आने वाले एग्जाम्स में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे 100%। तो आज की हमारी जो क्लास है वो पहली क्लास है। सीडीपी के बाद आपको सभी सब्जेक्ट की क्लास टाइम टू टाइम टीचिंग इंस्टीट्यूट करवाती रहती है। सीटेट 2022 के लिए 7634993536 इस नंबर पर आप व्हाट्सअप करके नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नोट्स अच्छी तरीके से तैयार हो गए हैं। 100% सफलता के लिए आपको नोट्स लेनी चाहिए। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम जो यहाँ पर कंटेंट वाइज करेंगे, कंटेंट करेंगे प्लस पैडागोजी, यहाँ पर दोनों चीज़ें हम यहाँ पर लेके चलेंगे। आपको पता है कि सीटेट में 150 नंबर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें 5 सब्जेक्ट होते हैं। 5 सब्जेक्ट में से पर सब्जेक्ट 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है, जिनमें से 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ पर पैडागोजी फॉर्म में आते हैं। पैडागोजी वाली 10 से 15 क्वेश्चन जब आपके सामने दिखेंगे तो वो क्वेश्चन वे इजी हो जाते हैं, क्योंकि पैडागोजी आप जब डेली लाइफ से जो जूझ रहे हैं, स्कूल में जो आप डेली लाइफ में करते हैं उसके संबंधित यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए उन क्वेश्चनों को भी हम यहाँ पर लिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। शिक्षार्थी यानी अधिगमकर्ता, यानी जो वहाँ पर सीखने आए आपके पास, व्यक्तित्व भिन्नता के संदर्भ में शिक्षिका को चाहिए क्या चाहिए? निगमनात्मक पद्धति के आधार पर संख्याओं का समाधान करना, कल कलन विधि एल्गोरिथम का अधिकतर प्रयोग करना, याद रखने के लिए शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। तो जब यहाँ पर सवाल आपसे पूछा गया, शिक्षार्थी यानी अधिगम करता है जो वहाँ पर आपके पास सीखने आते हैं, व्यक्तित्व भिन्नता इंडिविजुअल डिफरेंस के बारे में अगर संदर्भ में अगर आप शिक्षिका हैं या शिक्षक है, तो आप यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर देंगे, ये आपको बताने हैं। देखिए सबसे पहले निगमनात्मक अगर पढ़ेंगे तो ये गलत हो जाएगा, या ऑप्शन सीधा गलत हो जाएगा। निगमनात्मक होगा नहीं, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। कलन विधि ये भी गलत हो जाएगी। ये याद करने वाली चीज़ें आपको नहीं करनी है। आप बच्चे को पढ़ाने आए हैं, कॉन्सेप्ट को समझाने आए हैं, ना कि आप उसको याद कराने। आप किसी भी बच्चे को याद नहीं करा सकते, ठीक है, ये गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन ए बी सी तीनों गलत हो जाएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको डी हो जाएगा। देखिए डी कैसे सही होगा? विविध प्रकार के अलग अलग मेथड से अलग अलग तरीके से बच्चे को पढ़ाएंगे, यही तो अलग अलग परिस्थितियां पैदा करना आपका जो काम है। अलग अलग कॉन्सेप्ट को अलग अलग संदर्भ के आधार पर आपको वहाँ पर समझाना है। चलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। पहले जो शिक्षा का कॉन्सेप्ट था वो टीचर सेंटर्ड एजुकेशन था, ठीक है, टीचर सेंटर्ड एजुकेशन यानी शिक्षक केंद्रित शिक्षा था। लेकिन अब एनसीएफ 2005 जब से लागू हुई है, ये कहती है कि बाल केंद्रित शिक्षा यानी कि आपके चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पे फोकस किया जाना चाहिए। तो चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में शामिल क्या है? बच्चों को एक कोने में बैठाना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं हो, बच्चे के लिए हस्तपरक गतिविधियां। तो सबसे पहले बाल केंद्रित शिक्षा क्या है? चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, जिसमें से बच्चे खुद से, यहाँ पर क्या होंगे? बच्चे खुद से कार्य करेंगे या पढ़ेंगे, खुद से पढ़ने की कोशिश करेंगे। जब बच्चे अपने आप को किसी कार्य में इंक्लूड करेंगे तो वहाँ पर वो बच्चे अपने तरीके से सीखेंगे। तो यही तो कहती है चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन। देखिए एक कोने में बिठा देना गलत हो जाएगी। प्रतिबंधित, बच्चे को आप किसी भी चीज़ में प्रतिबंधित नहीं कर सकते, ये गलत हो जाएगी। वे गतिविधियाँ जिसमें खेल शामिल नहीं हो, बच्चे को खेल में शिक्षा देना है। अगर किसी भी बच्चे को हम शिक्षा देते हैं वहाँ पर खेल का माध्यम नहीं होता है तो वे गलत हो जाएंगे। बच्चे के हस्तपरक यानी बच्चे खुद से एक्टिव होंगे, यहाँ पर बच्चे क्या क्या होंगे? खुद से एक्टिव होंगे, वहाँ वो चीज़ें सही हो जाएंगी। बच्चे जिस चीज़ों में खुद से कार्य करेंगे, खुद से सीखेंगे, खुद से कुछ चीज़ों को अपने देख के उसको करके सीखेंगे, तो वे राइट आंसर होते हैं। आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अचेतन मन का अध्ययन किया जाता है निरीक्षण द्वारा, बहिरंग विधियों द्वारा, अंतरंग विधियों द्वारा, मनोविश्लेषणात्मक विधियों द्वारा।
अचेतन मन का जो अध्ययन किया जाता है वो क्या होता है, ये बात आपको यहाँ पर बतानी है। जब आपका मन अचेतन होगा यानी आपका जो ध्यान होगा कॉन्सेंट्रेट वाली नहीं होगी, आपका मन बेचैन रहेगा, यानी कि यहाँ पर अचेतन मन की बात की गई है। तो सबसे पहले निरीक्षण करेंगे, तभी उसके बारे में जानेंगे, तभी उस चीज़ों के बारे में आगे हम बढ़ सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। स्कूल समुदाय की, स्कूल शिक्षण की, शिक्षक शिक्षक की, शिक्षक बच्चों की, शिक्षक अभिभावक की डैश सफल एवं असफल अधिगम का मुख्य आधार है। उपयोगिता, सहभागिता, अभिप्रेरणा, योजना। तो यहाँ पर सफल और असफल के बारे में बात की गई है। दो चीज़ें होंगी आपको यहाँ पर, सफल और असफल। इन दोनों में अधिगम का जो मुख्य आधार होगा वो कौन सा होगा, यहाँ पर आपको बतानी है। देखिए यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपको क्वेश्चन में समझ आ जाएगा। स्कूल और समुदाय ये दोनों के परस्पर सहयोग में है। स्कूल शिक्षण ये दोनों के परस्पर सहयोग में है। शिक्षक शिक्षक परस्पर सहयोग में है। बच्चे शिक्षक परस्पर है। अभिभावक शिक्षक ये भी परस्पर है। तो सहभागिता की यहाँ पर बात होगी। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन ले जा आगे देखते हैं। प्रतिद्वंद्विता सामाजिकरण की अवस्था कहा जाता है। शैशवावस्था को, बाल्यावस्था को, किशोरावस्था को, प्रौढ़ावस्था को। प्रतिद्वंद्विता यानी एक दूसरे के साथ जो कंपटीशन की जो भाव होती है वे सामाजिकरण की कौन सी अवस्था में पाई जाती है। आपके पास 4 ऑप्शंस हैं। यही चारों ऑप्शंस में हमेशा क्वेश्चन जब आपसे पूछे जाएंगे, जब भी आज तक सीटेट में हो या फिर किसी भी टीचिंग एग्जाम्स की अगर तैयारी करते हैं तो वहाँ पर भी इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन्हीं चारों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे बाहर नहीं आते हैं। तो चलिए राइट आंसर बताइए। बाल्य अवस्था प्रतिद्वंद्विता यानी कंपटीशन वाली अवस्था को कहा जाता है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जाति के, एक सेकेंड क्वेश्चन छूट रहा। बालों की शिक्षा के प्रचार प्रसार हेतु क्या कदम उठाने चाहिए। बालकों की होनी चाहिए, यहाँ बालों लिखा गया है लेकिन बालकों की होनी चाहिए। अनुसूचित जाति के बालकों के लिए पृथक विद्यालय खोलना, बालकों की शिक्षा के लिए विशेष प्रकार के प्रोत्साहन का सूत्रपात करना, विद्यालय में बालकों को समानता दिलाने के लिए संघर्ष करना, उपरोक्त में से सभी। अनुसूचित जाति जो ST SC होते हैं उनके लिए शिक्षा का, उनके बालकों के शिक्षा के लिए प्रचार प्रसार हेतु कौन से कदम यहाँ पर उठाने जाने चाहिए। देखिए यहाँ पर अगर सवाल आप करेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी राइट आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्योंकि अभी भी अनुसूचित जाति ST SC जो भी जाति हैं उनको, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभी भी स्कूल में समान अधिकार तो मिल नहीं रहा, तो इनके लिए भी संघर्ष करना ज़रूरी है। बालकों के लिए विशेष प्रोत्साहन देनी चाहिए क्योंकि वे बहुत ही पिछड़े आते हैं, जिसको हम अत्यंत पिछड़ा कहते हैं। इतने पिछड़े आते हैं कि वे स्कूली भावनाओं को समझ नहीं पाते, शिक्षा की व्यवस्था को समझ नहीं पाते, वे अपने दैनिक जीवन यापन के लिए व्यस्त रहते हैं। उसके लिए अलग पृथक विद्यालय खोलने की भी ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सिंपल है। समावेशी शिक्षा सम्मिलित करती है सामान्य और अधिगम अक्षम शिक्षार्थियों को, केवल सामान्य शिक्षार्थियों को, केवल अधिगम अक्षम विद्यार्थियों को, केवल सृजनात्मक अभ्यर्थियों को। देखिए ये चीज़ें समावेशी शिक्षा के लिए पूछी गई है, इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में पूछी गई। इसके लिए हमने आपको प्रॉपर रूप से लेक्चर क्लास आपको हम करवा के रखे हैं। लेक्चर क्लास आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी का पेडागोजी का सभी का प्लेलिस्ट की लिंक मिलेगी, वहाँ पर देख सकते हैं, या फिर इस चैनल पर जाएंगे, चैनल के प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है, सभी वीडियो आप आराम से बारीकी से देख सकते हैं। ये है समावेशी शिक्षा। अब एक नज़र हम समावेशी शिक्षा के बारे में जानते हैं कि समावेशी शिक्षा क्या है। इंक्लूसिव एजुकेशन ये एक ऐसा व्यवस्था है जिसमें से सभी वर्ग के बच्चे, ऊंची नीची जात पात किसी भी चीज़ की भेदभाव किए बिना, ना आप जात पात के भेदभाव कर सकते हैं, ना ही सामान्य और असामान्य बालकों में यहाँ पर भेदभाव कर सकते हैं। प्रतिभा वाली बालक और सामान्य बालक या जनरल कैटेगरी के बालक सभी एक साथ मिलकर पढ़ते हैं। जो शारीरिक रूप से अक्षम है, मानसिक रूप से अक्षम है, यानी जिसको दिव्यांग विकलांग जो भी आप कहते हैं, उन सभी बच्चों को एक साथ मिलकर जो शिक्षा हासिल करता है उसे समावेशी शिक्षा कहा जाता है। चलिए एक लाइन में हम लोग समझा। तो यहाँ पर आ गया है केवल, केवल,
केवल, ये नेगेटिव टैग वर्ड है। क्या है ये? नेगेटिव टैग वर्ड है। जहाँ पर भी केवल दिखे आपको ऑप्शन में, वो ऑप्शन आपको आंख बंद करके गलत कर देने हैं, वो ऑप्शन आपकी आंख बंद करके गलत हो जाने। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बचते हैं। ऑप्शन तीनों गलत हो जाएंगे तो ए बचेंगे। सामान्य बच्चे और अधिगम अक्षमता वाले बच्चे, यानी मानसिक रूप से जो कमज़ोर बच्चे हैं, उनको साथ में बैठकर साथ में एक साथ शिक्षा व्यवस्था देना समावेशी शिक्षा का अधिक आधार है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अधिगम को प्रभावित करने वाला शिक्षक से संबंधित कारक नहीं है। कौन ऐसा जहाँ पर कारक है जो अधिगम को प्रभावित नहीं करता, वो शिक्षा से संबंधित हो? विषय का ज्ञान होना, मनोविज्ञान का ज्ञान होना, व्यक्तिगत भेदों का ज्ञान होना, अनुशासनहीनता। राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर हो जाएगा? देखिए, शिक्षक को प्रभावित नहीं करता है तो विषय का ज्ञान होना ये प्रभावित करेगा, मनोविज्ञान का ज्ञान होना ये भी प्रभावित करेगा, व्यक्तिगत ये भी करेगा, अनुशासनहीनता ये नहीं करता, तो इसीलिए ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन ज़्यादा लंबा है, ऑप्शन भी अलग होंगे। आप अपनी कक्षा के छात्रों में परिपक्वता का अवलोकन करते हैं। आप पाते हैं कि कुछ छात्र परिपक्व प्राप्त करने की उम्र में तो है, लेकिन उनके परिपक्व नहीं होने के कारण हो सकते हैं। ऑप्शन आपके सामने। कक्षा में उनके बैठने का क्रम, व्यक्तिगत भिन्नता, विद्यालय में आने व जाने के उनके भिन्न साधन, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर बताइए, क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ पर व्यक्तिगत भिन्नता हो जाएगी। अलग अलग विद्यार्थियों की अलग अलग चीज़ें आती हैं, क्योंकि वे अलग अलग वातावरण से आते हैं। इसके संबंध में ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मूल्यांकन की प्रक्रिया के दौरान शिक्षकों को काफ़ी सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। इस दौरान शिक्षकों को निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? याद रखेंगे, नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन आया है। जब भी आपसे नेगेटिव फॉर्म में क्वेश्चन आए तो वहाँ पर आप जान लीजिए 3 ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे, 1 ऑप्शन आपके गलत होंगे। गलत वाले को आपको चुनना है और उसे ही सही कर देना है। चलिए, प्रत्येक विद्यार्थी की अनुक्रिया के बारे में संवेदनशील होना, बच्चों की प्रगति के बारे में सूचना एकत्रित करते हुए शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना, बच्चों की विभिन्न प्रकार की सूचनाओं को अभिलेखबद्ध करना। क्या राइट आंसर होंगे आपको बताना है। देखिए, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षार्थियों को विभिन्न वर्गों में विभाजित कर उनके बीच तुलना करना। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तुलना करना। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। अधिगम के संदर्भ में शिक्षार्थियों एवं मनोविज्ञान के विभिन्न प्रकार की परिभाषा दी है। इन परिभाषाओं के अनुसार अधिगम डैश चलने वाली एक निरंतर प्रक्रिया है। जीवन प्रयत्न, किशोर अवस्था तक, वृद्धावस्था तक, युवावस्था तक। कब तक चलने वाली प्रक्रिया है, ये चीज़ें आपको यहाँ पर बतानी है। देखिए, हमने जब भी आपको लेक्चर क्लास कहा था, अधिगम के सदन में शिक्षार्थियों को मनोविज्ञान के संदर्भ में जीवन प्रयत्न चलने वाली प्रक्रिया है, यानी जब से आप माँ के कोख में पलते हैं उसके दौरान वहाँ से लेके आप मरणोपरांत तक, यानी जब तक आपकी मृत्यु होती है तब तक ये चीज़ें चलती रहती हैं। आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आपकी कक्षा का एक छात्र कक्षा में काफ़ी बात करता है, आप उसके विषय में पता करते हैं तथा वही छात्र अपने घर में बहुत ही कम बात करता है, तो आप उस छात्र के विषय में क्या कहेंगे? ये पेडागोजी वाले फॉर्म में क्वेश्चन है, याद रखेंगे। पेडागोजी मोस्ट इम्पोर्टेंट माना जाता है टीचिंग एग्ज़ाम्स के लिए, यानी खासतौर पर अगर हम बात करें सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए तो पेडागोजी मोस्ट इम्पोर्टेंट मानी जाती है, याद रखेंगे। क्योंकि पेडागोजी ही एक ऐसा पोर्शन है जिसमें से आप क्वेश्चन को आराम से और आसानी से हल कर सकते हैं और अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। ऑप्शन देखते हैं। विद्यालय प्रत्येक समय बच्चे को खूब बात करने का अवसर देता है। शिक्षकों की यह मांग है कि बच्चे विद्यालय में खूब बात करें। उस बच्चे को उसके घर पसंद नहीं आता, उस बच्चे को विचारों में विद्यालय में मान्यता मिलती है।
सवाल देखिए, समझिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यार्थी है जो कि अपने विद्यालय में बहुत ज़्यादा बातें करते हैं। अगर आप उसके बारे में शिक्षक होने के नाते पता करते हैं तो वो विद्यार्थी अपने घर में बहुत कम बातें करते हैं। तो यहाँ पर उसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन जो आप देखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रत्येक अवसर देती है विद्यालय, ये गलत होगा। विद्यार्थियों को कोई ऐसा खास वक्त नहीं है कि जिसमें बच्चे खूब सारा बोल सके, ऐसा भी नहीं है। शिक्षकों की यह मांग हो कि विद्यालय में खूब बातें करे, खूब, ऐसा भी नहीं होता। विद्यार्थियों को उसका घर पसंद नहीं है, ये भी बात नहीं है। बात यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी है, उस बच्चे के विचारों को विद्यालय में मान्यता मिलती है। अगर एक बच्चा अगर आपसे खुलकर बात कर रहा है तो इसका मतलब उसके विचारों को वहाँ पर समर्थन मिल रहा है। जब उसके विद्यार्थियों को, किसी भी विद्यार्थी को उसके विचारों को समर्थन मिलेगा तो वो वहाँ पर खुल के बात करना चाहेगा। यह क्वेश्चन कहता है पेडागोजी का है। अगर आप भविष्य में टीचर बनते हैं तो आपको भी यही करना होगा। कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का प्रथम चरण है। कोहलबर्ग के बारे में हमने लेक्चर क्लास आपको डिटेल में पढ़ा के रखा है। नैतिक विकास का जो प्रथम चरण है, दंड एवं आज्ञा पालन करने की अभिमुखता, परस्पर एकरूप अभिमुखता, अधिकार संरक्षण अभिमुखता, सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत की अभिमुखता। याद रखेंगे, इसका क्वेश्चन आपको बताने हैं क्योंकि इस लेक्चर क्लास हमने डिटेल में बता के रखा है। जिन अभ्यर्थियों ने सीटेट वाले नोट्स पढ़े हैं, हमने जिसको नोट्स प्रोवाइड किया है, उन नोट्स के बारे में भी अगर आप डिटेल में नोट्स पढ़े होंगे तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर, आपको यहाँ पर राइट आंसर मिल जाएगा। चलिए अगर हम प्रथम की बात करें तो राइट आंसर पहला हो जाएगा। नैतिक विकास के संबंध में प्रथम चरण है दंड एवं आज्ञा पालन करने की अभिमुखता। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीखने के अंतर्गत इसके फोल्डिंग दर्शाता है। इसके फोल्डिंग के बारे में हमने डिटेल में बात करके रखा है। इसके फोल्डिंग के लिए वीडियो देखना है तो चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, या फिर व्हाट्सएप में कमेंट करेंगे तो मैं आपको लिंक दे दूंगा। अध्यापक द्वारा सिखाने के प्रयोग की गई शिक्षण विधियों को सीखने में वयस्कों द्वारा दिए गए अस्थायी सहयोग को, पूर्व में सीखे गए ज्ञान की पुनरावृत्ति को, सीखने की प्रक्रिया में प्रयुक्त सहायक सामग्री की मात्रा को। क्या राइट आंसर होंगे आपको यहाँ पर बताने हैं। इसके फोल्डिंग क्या कार्य दर्शाता है। इसके फोल्डिंग सीखने में वयस्कों द्वारा की गई अस्थाई, याद रखें, फिक्स नहीं है। फिक्स ये बिल्कुल भी नहीं होती इसके फोल्डिंग, ये समय समय पर बदलती रहती है। इसके फोल्डिंग क्या होती है, समय समय पर बदलती रहती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। आगे बात करते हैं। पढ़ने की अक्षमता क्या होती है, यानी अधिगम, डिसेबिलिटीज, आपको पता है ये अक्षमता है, विकार है, जिसमें अवबोध है। हम इसको बहुत नामों से जानते हैं। इसके लिए हमने 2-3 वीडियो बना के रखा, शॉर्ट वीडियो एंड लॉन्ग वीडियो। डिटेल में भी समझा के रखा, शॉर्ट में भी समझा के रखा है। प्ले लिस्ट में जाएंगे वहाँ पर मिल जाएगी। पढ़ने वाली डिसलेक्सिया, अग्रेफिया, डिस्फेजिया, अफेजिया। राइट आंसर बताइए। देखिए, अग्रेफिया नहीं होता, डिस्ग्राफिया होता है। ये तो लिखने वाली बात होगी, डिस्ग्राफिया। अफेजिया ये बोलने वाली, किसी चीज़ को अगर फंसते बोलते हैं तो वो अफेजिया। उसी में डिस्फेजिया और अफेजिया एक ही कोई कैटेगरीज में आते हैं। जब पढ़ने की बात आती है तो वो डिसलेक्सिया हो जाएगी। सृजनात्मक विचार प्रक्रिया के जिस चरण में समस्या समाधान अचेतन स्तर पर आगे बढ़ता है वह कहलाता है ऊष्मयान चरण, अलगाववादी चरण, पूर्वोत्तर चरण, चतुर्थ चरण। राइट आंसर बताइए, क्या राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पर ऊष्मयमान चरण। आगे बात करते हैं। बच्चे को विभिन्न प्रकार के अनुभव प्राप्त होते हैं जब वे स्वयं कार्य करते हैं, बाहर घूमने जाते हैं, परीक्षा देते हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हैं। देखिए, बच्चे को अलग अलग अनुभव प्राप्त होता है। कब, जब वह किसी भी क्षेत्र में खुद से कार्य करते हैं। जब बच्चे, हमने कहा कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन कहती है, एनसीएफ 2005 कहती है कि अगर बच्चे खुद से किसी चीज़ में एक्टिव होकर काम करते हैं तो उससे बहुत सारे अनुभव प्राप्त होती है। आगे क्वेश्चन क्या कहती है देख लेते हैं। क्रिस्टलाइजर संबंधित है,
मानसिक विकार को समझने की एक सामान्य योग्यता, मानव व्यवहार संबंधी विकारों को दूर करने की संबंधित एक सामान्य योग्यता, अनुभव अधिगम तथा वातावरण संबंधी कारकों पर अधिक आधारित एक सामान्य योग्यता, पठन विकार पर आधारित एक सामान्य योग्यता। एक ही कक्षा शिक्षण का निष्पादन भिन्न भिन्न होता है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। राइट आंसर आपके यहाँ पर क्रिस्टलाइजेशन संबंधित है अनुभव आधारित, ऑप्शन नंबर सी होगा, आधारित तथा वातावरण संबंधी कारकों पर आधारित सामान्य योग्यता पर। याद रखेंगे क्रिस्टलाइजेशन क्या किसे कहते हैं, अनुभव आधारित अधिगम और वातावरण संबंधी कारकों के आधारित एक सामान्य योग्यता पर। आगे बात करते हैं, आगे क्वेश्चन देखते हैं। बुद्धि परीक्षण के वे बुद्धि परीक्षण हैं जिसमें अमूर्त चित्रों, निर्जीव पदार्थ, ज्यामिति चित्रों आदि का प्रयोग होता है। शाब्दिक, व्यक्तिगत, अशाब्दिक, सामूहिक। बुद्धि परीक्षण में जिसमें से अमूर्त चीज़ों का जो ज्यामिति में प्रयोग होता है वे क्या होते हैं ये बताने हैं। देखिए यहाँ पर शाब्दिक बिल्कुल नहीं होगा, व्यक्तिगत नहीं होगा, सामूहिक नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपकी सी राइट आंसर हो जाएंगे, अशाब्दिक। क्वेश्चन देखते हैं आगे। मौलिकता का गुण निम्न में से किस बालकों में पाया जाता है। जो मौलिकता आती है, मॉरलिटी आती है, वो किस बालकों में पाई जाती है, यहाँ पर यह सवाल आपसे पूछा गया है। जो वे बालक जो धनी परिवार से संबंधित रखते हैं, वे बालक जो निर्धन परिवार से संबंधित रखते हैं, वे बालक जो सृजनशील का गुण रखते हैं, वे बालक जो प्रतिभाशाली होते हैं। मौलिकता किस में आती है, अमीरी में, गरीबी में, सृजनशील में, प्रतिभाशाली में। मेन इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, धनी, निर्धन यानी अमीरी, गरीबी, प्रतिभाशाली और सृजनात्मकता। मौलिकता के जो गुण आते हैं किस में आते हैं। देखिए पहला तो अमीर और गरीब के पढ़ाई से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो पढ़ाई में इक्विपमेंट खरीद के दिया जा सकता है, लेकिन लगन के बाद आप उन इक्विपमेंट को भी पीछे छोड़ आगे बढ़ सकते हैं, ये फैक्ट है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रतिभाशाली बालकों में मौलिकता नहीं आती है क्योंकि प्रतिभाशाली बालक सिर्फ आगे बढ़ने के लिए जानते हैं। जो क्रिएटिविटी वाले होते हैं, सृजनशीलता होते हैं, जो क्रिएटिविटी बालक होते हैं उसमें मौलिकता के गुण आते ही आते हैं। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है बुद्धि की व्यक्तित्व परीक्षण का गुण नहीं है, यानी नेगेटिव फॉर्म का क्वेश्चन है। नेगेटिव फॉर्म का क्वेश्चन है तो दो ऑप्शन आपके, तीन ऑप्शन आपके सही होंगे, एक ऑप्शन गलत होंगे। इसे केवल अनुभवी व्यक्ति ले सकता है। यह परीक्षा छोटे बालकों के लिए आधारित उपयुक्त है। इस परीक्षा में प्रश्नों को कम परिश्रम के द्वारा बनाया जा सकता है। इस परीक्षा में निष्कर्ष प्रमाणित और विश्वसनीय होते हैं। यानी नेगेटिव जहाँ पर दिखे क्वेश्चन, जब आपको गलत दिखे क्वेश्चन, नेगेटिव दिखे, तो आपको वहाँ पर क्या करना है, गलत क्वेश्चन को ढूंढना है। पेडागोजी फॉर्म वाला क्वेश्चन है, आपको पता है जब भी पेडागोजी फॉर्म में पूछे तो टैग वर्ड एंड ट्रिक एंड टैग वर्ड के माध्यम से आपको क्वेश्चनों को सॉल्व करना है। केवल दिखा, केवल एक क्या होता है, वो नेगेटिव होता है यानी गलत होता है, जो गलत होता है वही यहाँ पर सही हो जाता है, क्वेश्चन गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी छात्र में किशोर अवस्था के बाद तीव्र विकास होता है। अमूर्त चिंतन संबंधी योग्यता का, तर्क संबंधी योग्यता का, पठन संबंधी योग्यता का, इन सभी का कोई भी छात्र है, नॉर्मल है या प्रतिभाशील बालक है, छात्र में किशोर अवस्था के बाद तीव्र यानी स्पीड बहुत तेज़ी से विकास होता है। ये कैसे होता है, ये सवाल पूछा है। तो क्या होता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता होती है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे तो यहाँ पर डी हो जाएगा, बिल्कुल नहीं। पठन संबंधी ध्यान रखेंगे, पठन संबंधी योग्यता पूछा है। पठन संबंधी योग्यता है तो वो सिर्फ किशोर अवस्था में नहीं होती है, वो बाल्यावस्था में भी बेहतर होती है। तर्क ये हो सकती है, लेकिन अमूर्त चिंतन, किशोर अवस्था में बच्चे क्या ज़्यादा सीखते हैं, अमूर्त चीज़ें, इंडिविजुअल चीज़ें ज़्यादातर वो सीखते हैं जो आपके सामने नहीं होती है। औपचारिक शिक्षण से तात्पर्य क्या होते हैं, औपचारिक शिक्षण से क्या तात्पर्य है, यह सवाल आपसे पूछा गया है। जिसमें शिक्षार्थी किसी अनुशासनात्मक वातावरण में नियम व सिद्धांत सीखता है, जिसमें शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से सीखता है, जिसमें शिक्षार्थी माता पिता के सहयोग से सीखता है, जिसमें शिक्षार्थी अधिक मानसिक विश्रांति के साथ सीखता है। राइट आंसर बताइए क्या होगा आपके हिसाब से यहाँ पर राइट आंसर।
चलिए इसका राइट आंसर देखते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर देखने के लिए हमें मिलता है, जिसमें शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से सीखता है। क्या होता है ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट आंसर, जिसमें शिक्षार्थी स्वतंत्र रूप से सीखता है। आगे बात करते हैं, बाल विकास के शैक्षिक निहितार्थ से संबंधित नहीं है। यहाँ पर भी नेगेटिव क्वेश्चन, यानी 3 ऑप्शन आपको सही मिलेंगे। आपको ढूंढना क्या है, आपको गलत वाले को ढूंढना है। आपको क्या ढूंढना है, आपको गलत वाले को सिर्फ ढूंढते चलिए। चलिए क्या ढूंढेंगे, विद्यालय तथा समुदाय को जोड़ना, प्रातःकालीन विद्यालयी भाषाओं को संबोधित करना, विद्यालय के बाग की देखभाल करना, पिछड़े और गंदे क्षेत्रों के लोगों की सेवा के लिए न जाना। याद रखेंगे क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन गलत पूछा है। क्वेश्चन नेगेटिव फॉर्म में है तो गलत वाले को आप ढूंढ लीजिए, इसका राइट आंसर आपको मिल जाएगा। पिछड़े और गंदे वाले क्षेत्रों को लोगों की सेवा के लिए न जाना। अगर मान लीजिए यहाँ पर ये बातें हो जाती है कि आप किसी भी बाल विकास के अंतर्गत कोई भी कार्य आपको दी जाती है, तो अगर आप वहाँ पर कार्य करते हैं तो क्या पिछड़े बालक जहाँ पर हैं, पिछड़े लोग जहाँ पर है, ST SC जहाँ पर है और गंदे लोग हैं, वहाँ की सेवा के लिए आप नहीं जाएंगे, ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 कहता है, समावेशी शिक्षा शिक्षा की वह पद्धति है जिसमें प्रतिभाशाली बालकों को शिक्षित किया जाता है, सृजनशील बालकों को शिक्षित किया जाता है, सामान्य व अधिगम अक्षम दोनों प्रकार के बालकों को शिक्षित किया जाता है, मुख बधिर बालकों को शिक्षित किया जाता है। समावेशी शिक्षा के बारे में हमने ऊपर वाले क्वेश्चनों में डिटेल करके रखा है। शिक्षा की वह पद्धति है, इसमें क्या कहती है समावेशी शिक्षा, ये आपको यहाँ पर बताने हैं। तो यहाँ पर बात करेंगे, ऑप्शन नंबर आपका जो बेस्ट होगा, सी बेस्ट होगा। सामान्य व अधिगम अक्षमता दोनों प्रकार के बालक, यहाँ पे ध्यान रखेंगे, नॉर्मल बच्चे होंगे और एबनॉर्मल बच्चे, दोनों वर्ग के जब बालक एक साथ मिलकर शिक्षित होंगे तो वो समावेशी शिक्षा की कैटेगरी में आती है। आगे बात करते हैं, भारत में अधिकांश कक्षाएं बहुभाषी होती है, यानी अलग अलग भाषाएं बोली जाती है। जैसे लोकल लैंग्वेज बोली जाती है, फिर उसमें हिंदी बोली जाती है, फिर कुछ जगह इंग्लिश बोली जाती है, जैसे मराठी, मैथिली, भोजपुरी, अलग अलग लैंग्वेजों में तमिल, मद्रासी, अलग अलग चीज़ें बोली जाती है। इसे शिक्षक द्वारा दिए गए रूप से देखा जाना चाहिए। परेशानी, समस्या, संसाधन, बाधा। देखिए अलग अलग लैंग्वेजों और लैंग्वेज अगर शिक्षक कक्षा में बोली जाती है तो परेशानी नहीं होनी चाहिए, समस्या नहीं होनी चाहिए, बाधा नहीं होनी चाहिए, वो एक संसाधन के रूप में होनी चाहिए। क्योंकि मान लीजिए एक बच्चा है दूसरी जगह से पढ़ने आपकी कक्षा में आते हैं, और एक बच्चा है दूसरी जगह से पढ़ने आपकी कक्षा में आते हैं। एक बच्चा प्योर रूप से हिंदी बोलते हैं और एक बच्चा प्योर रूप से इंग्लिश बोलते हैं। तो आपस में जब वे दोनों पढ़ेंगे तो वहाँ पर ये चीज़ें होंगी कि दोनों मिलके एक दूसरे की भाषा थोड़ी बहुत समझ आएंगी। तो इसीलिए संसाधन के रूप में देखी जानी चाहिए। आगे बात करते हैं, वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चे को शिक्षा प्रदान करने के लिए शिक्षक को चाहिए कि उन्हें बहुत सारा लिखित कार्य दें, उनके बारे में अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करें, उन्हें कक्षा से अलग बिठाएं, उन पर ध्यान न दें क्योंकि वे दूसरे शिक्षार्थियों के साथ अंतःक्रिया नहीं कर सकते। जो वंचित वर्ग के बच्चे होते हैं, यानी जो समावेशी शिक्षा के अंतर्गत नहीं आते हैं, जो समावेशी शिक्षा से बाहर चले जाते हैं, उसको पहले तो समावेशी शिक्षा में लाना चाहिए। उसके बाद उनके क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, यानी वंचित वर्ग यहाँ पर ये होती है जो अनुसूचित जाति है, जो अनुसूचित जनजाति है, ST SC वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनको अभी भी समाज में, न स्कूल में, न शिक्षा व्यवस्था में, न सामाजिक रूप से बेहतर तरीके से उसे समाज में जीने के लिए वे चीज़ें नहीं मिलती है। तो उनके हिसाब से यहाँ पर क्या होनी चाहिए, बहुत सारे अधिक जानकारी जुटाने का प्रयास करें और उन्हें कक्षा में होने वाली चर्चाओं को शामिल करें, तभी बच्चे जब समझेंगे तो आने वाली वक्त में वे बदलेंगे। आगे बात करते हैं, पूर्व माध्यमिक बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी क्रिया एक कार्यात्मक क्रिया का स्वरूप है। अपने साथ की आयु के बच्चे में घुल मिल जाना, मिट्टी के एक खिलौने को 2 भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ना, 10 तक के पहाड़ों में मुँहज़बानी याद कर लेना, माध्यमिक कक्षा की किताबों का अध्ययन कर लेना। चलिए ये क्या होगा, राइट आंसर बताइए।
आपके हिसाब से ऑप्शंस सामने हैं, क्वेश्चन सामने हैं, हमने आपको प्रैक्टिस सेट लगातार करा रहे हैं, आप लगातार हमारी प्रैक्टिस सेट देखे हैं, तो यहाँ पर क्या राइट आंसर होंगे ये आपको बताने हैं। देखिए पूर्व माध्यमिक की बात की गई, तो पूर्व माध्यमिक बच्चे मिट्टी के खिलौने को दो भागों में तोड़कर उसे दोबारा जोड़ सकते हैं, क्योंकि माध्यमिक से पूर्व के बच्चे ऐसा कर पाते हैं। बुद्धि लब्धि एक सूचकांक यानी इंडेक्स है, जाहिर सी बात है बुद्धि लब्धि क्या है, एक क्राइटेरिया है कि बच्चे कितने ज़्यादा सीख रहे हैं, कितने कम सीख रहे हैं, और कुछ तो नहीं है। एक मानसिक विकार है, मानसिक विकार की दर है, मानसिक योग्यता का अंतिम स्तर है, मानसिक परिपक्वता है, मैच्योरिटी है, या फिर ये लेवल है, या फिर डेवलपमेंट है, या फिर ये डेवलपमेंट का जो एक रेट होता है वो है, यहाँ पर क्या है ये बतानी है आपको। देखिए बुद्धि लब्धि जो होती है, जो आईक्यू हम जांचते हैं 140 होती है, 139 भी कहते हैं जिसको, 139 टू 140 होती है। तो यहाँ पर 90 से जो ऊपर वाले होते हैं, हमने आपको लेक्चर क्लास में पढ़ा, तो वो एक दर है, ना कि अंतिम स्तर भी नहीं है, मैच्योरिटी भी उससे नहीं हो सकती, विकास भी हम नहीं कह सकते, वो एक रेट है, मानसिक डेवलपमेंट जो होती है उसकी एक रेट है यहाँ पर। ठीक है, आगे बात करते हैं। बच्चों में खेल उनके सामाजिकरण के लिए क्यों आवश्यक है? बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है, बच्चों में खेल से बच्चों में हम की भावना आती है, यानी एकता की भावना आती है, खेल में नेतृत्व और अनुसरण की भावना आती है, उपरोक्त सभी। बात करते हैं यहाँ पर बच्चों में खेल की समाजीकरण में क्यों जरूरी है? ज़रूरी है, उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर होगा। डिटेल में समझते हैं। जब बच्चे खेल से बच्चों में सुरक्षा की भावना आती है। यहाँ पर जब एक खेल खेलते हैं, मैच खेलते हैं, तो एक बच्चा दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं कि हाँ, अगर टीम को अगर बनानी है तो सबको मिलके खेलनी होगी। हम की भावना आती है, यानी हम की भावना इसलिए यहाँ पर आती है, तो सभी मिलके जब खेलेंगे तो वहाँ पर हम की भावना आती है, तभी वे देश और दुनिया की विकास कर सकेंगे। नेतृत्व आती है, लीडरशिप उसमें आती है, जो कैप्टन होते हैं, वाइस कैप्टन होते हैं, वो लीडरशिप चलाते हैं। वे मान लीजिए हमारे भारत का जो इंडियन टीम का क्रिकेट टीम होता है, जो फेमस होते हैं, जो खेल फेमस है हमारे देश में, हालांकि हॉकी हमारी राष्ट्रीय खेल है, लेकिन अभी तक वो फेमस उतने नहीं जितने हमारे देश में क्रिकेट फेमस है। तो मान लीजिए वे विराट कोहली या फिर जो भी वो उसके कैप्टन होते हैं, तो लीडरशिप होती है, वे देश की लीडरशिप करते हैं, देश के बारे में इतनी बड़ी जिम्मेदारियां होती हैं, वो खेल की भावना से आते हैं। ऑप्शन नंबर डी सभी राइट आंसर होगा। तो ये थे आज के हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन, 500 क्वेश्चनों की सीरीज हम चला रहे हैं, जिनमें से आपको मिनिमम 25 क्वेश्चन करने हैं। आपको 7634993536 इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करके कंप्लीट नोट्स ले लेनी है सीटेट 2022 के लिए। कैसी लगी जरूर आप बताइएगा। टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।